गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई साहब? गुड इवनिंग। चलो भाई, आज पिछली दो क्लास से थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच ज़्यादा आ रही थी, तो फाइनली आज घर से क्लास ले रहा हूँ। और जो लास्ट की दो क्लासेस थी, आज वहीं से शुरू करेंगे। यानी कि क्लास 6 के बाद का जो पार्ट है वो सारा ख़राब हो गया था उन दो क्लासेस में। तो पॉजिटिव वर्ब से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और आज बेसिक वर्ब का पूरा पार्ट ख़त्म करके ही क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो बेसिक वर्ब का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर आपके रह जाएंगी वर्ब में दो चीज़ें, एक होगा मॉडल्स और दूसरा पार्ट होगा आपका वर्ब एडवांस्ड का। ये दोनों चीज़ें भी हम अगले नेक्स्ट ही करेंगे। यानी कि कल से आपका मॉडल्स पढ़ेंगे और परसों से आपका वर्ब एडवांस्ड पढ़ेंगे। मतलब परसों से नहीं, जब मॉडल्स खत्म हो जाएगा उसके बाद से। ठीक है? तो एक बार फिर से आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से भाई, लाइव आने के बाद में जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास। तो वर्ब की क्लास नंबर 7 है आज, और आज होपफुली पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी वर्ब बेसिक वाला पार्ट, जो है मेन वर्ब वाला जो पार्ट है। मेन वर्ब वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर से पढ़ा रहा हूं आज पॉजिटिव वर्ब को। द रीजन इज, पिछली दो क्लासेस हुई भी लाइव, तो कुछ अटक के कुछ बच्चे देख पाए, कुछ नहीं देख पाए, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रॉपर नहीं गई थी। तो इसको दोबारा से आज पूरा पढ़ाएंगे भाई। ठीक है? दोबारा से आज पढ़ाएंगे। और मैं क्योंकि नहीं चाहता हूं कि एक भी स्टूडेंट हमारा ऐसा हो जिसका 1% भी नुकसान हो जाए किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। अगर टेक्निकल कोई इश्यू आया है, सो दैट्स आर प्रॉब्लम, और हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको हम ही रिजॉल्व करेंगे। तो उसी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम आज पॉजिटिव वर्ब्स को मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं। ठीक है? अच्छा, मेरी स्माइल देख के अच्छा लगा। मैं तो हमेशा स्माइल करता हूं यार, मैं गुस्सा करता कब हूं। चलो, तो भाई जो बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं वो ये मत समझना सर ये तो पढ़ा हुआ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने लाइव ले ली थी क्लास, अटकते वटकते जैसे भी ली थी। लेकिन क्योंकि बहुत बल्क ऐसा होता है जो लाइव नहीं ले पाते हैं, वो बाद में देखते हैं, तो उनकी वजह से हमें पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा दोबारा से। ठीक है? आ जाओ भाई, पॉजिटिव वर्ब्स देखेंगे। देखो पॉजिटिव वर्ब्स का क्या मतलब होता है। देखो एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा, आई हैव ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन अ चेयर। इस सेंटेंस का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि मैंने एक चेयर तोड़ दी है। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम हैज ब्रोकन अ चेयर। इसका मतलब है कि राम ने एक चेयर तोड़ दी है। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने राम से एक चेयर तोड़वा दी है। मैंने राम से एक चेयर तोड़वा दी है, या मैं राम से एक चेयर तोड़वा चुका हूं। अगर मुझे ये बात कहनी है तो ये कैसे कहूंगा भाई? अगर पहला सेंटेंस देखें तो इसका मतलब है मैं, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन आपकी मेन वर्ब है, और अ चेयर उसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं क्या कर चुका हूं? तो चेयर को तोड़ चुका हूं। यहां पे कौन चेयर को तोड़ चुका है? तो आप कहोगे राम चेयर को तोड़ चुका है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि मैं राम से एक चेयर तोड़वा चुका हूं, राम से तोड़वा चुका हूं। इस बात को कहने के लिए देखो, ये आपके कैसे हैं, ये नॉर्मल एक्शन है आपके। ठीक है? एक आपका एक्शन हो सकता है क्या? पॉजिटिव एक्शन। और पॉजिटिव का मतलब है कि हम किसी एक पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं। ठीक है? तो देखिएगा, इसको हम कैसे कह सकते हैं? आई हैव मेड, या फिर आई हैव हैड राम, आई हैव हैड राम ब्रेक द चेयर। आई हैव हैड राम ब्रेक द चेयर। ठीक है? तो आई हैव हैड राम ब्रेक द चेयर। बेटा राहुल और राजा या मोहित या जो भी है, थोड़ा सा थम जाइए। ठीक है? कि आगे, यहाँ से आगे पढ़ाइए, यहाँ से पीछे पढ़ाइए। पहले ही स्टार्टिंग में इसीलिए डिस्क्लेमर दिया था, क्योंकि पिछली दो क्लासेस टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरे तरीके से अपलोड नहीं हुई, सही से हो नहीं पाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रही। इसीलिए दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। तो जो लाइव में बैठे हैं
अगर आप इसको देख चुके हैं तो आप चाहें तो स्किप मार सकते हैं, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा तो सीख लो चुपचाप। ये बिल्कुल ना बोलें मुझे क्लास के बीच में कि इसे आगे पढ़ाओ, जो पढ़ा रहा हूँ सीख लीजिए, ठीक है। मेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने हैव लगा दी। अब यहाँ पे देखोगे आप, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, राम आ गया, और राम क्या आ गया, हमने एक वर्ब लगा दी ब्रेक। जब भी हमें कोई बात कहनी हो कि हमने कोई काम करवाया, किससे करवाया, राम से। राम से क्या काम करवाया, ब्रेक करने का। क्या ब्रेक करने का, तो द चेयर ब्रेक करने का, चेयर को तोड़ने का काम करवाया। तो मैं कह सकता हूं ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन ये जो एक्शन है ये कैसा एक्शन है, यही एक्शन आपका कॉजेटिव एक्शन कहलाता है। यानी कि हमने सिर्फ कॉज किया है, काम राम ने किया है। हमने सिर्फ करवाया है, किया किसने है, राम ने किया है। तो ऐसे ही वर्ब को हम क्या कह देते हैं, कॉजेटिव। कॉजेटिव। तो ऐसा एक्शन जो किसी से कुछ करवाए वो कैसा कहलाएगा, कॉजेटिव एक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हमारी इंग्लिश में मुख्यतः 3 कॉजेटिव वर्ब पाई जाती हैं। सबसे पहली आपकी वर्ब होती है मेक, जिसको हमें पढ़ना है। एक आपकी वर्ब होती है गेट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरी आपकी वर्ब होती है हैव, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये तीनों ही कॉजेटिव वर्ब का काम हमारे इंग्लिश ग्रामर में करती हैं। हालांकि एक आपकी वर्ब होती है लेट, ये भी कॉजेटिव के तरीके से काम करती है, लेकिन इसके साथ में स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं। वो क्या होते हैं, लेट के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट का आना नेसेसरी है। जब भी लेट लिखेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, प्लस में फिर इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा क्या आती है, V1 आती है, ठीक है। हमेशा और हमेशा क्या आता है, V1 आता है ऑब्जेक्ट के बाद में। तो इसमें स्ट्रक्चर सिंपल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं जाऊं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे जाने दो। मैंने कहा लेट हिम गो, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तू जा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ, मैं कह रहा हूं कि उस बंदे को जाने दो। तो यानी कि ये भी बेसिकली एक तरीके से पॉजिटिव टाइप का एक्शन होता है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम स्किप मार के चलते हैं। हमें अभी तीनों के बारे में पढ़ना है, मेक, हैव और गेट, ठीक है। नेक्स्ट, आगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो जल्दी बोलो, क्लास में हूं। अरे यार, उस पर कॉल कर लो, कस्टमर केयर पे, मैं क्लास में हूँ। और कर लो दोबारा। अगली आपकी वर्ब है, मतलब पहली आपकी वर्ब है मेक। अब देखो भाई, मेक के साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि आपको नोट करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर मेक के साथ में क्या बनता है, अगर मेक को हमने एक्टिव वॉइस में यूज किया है, किस में यूज किया है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अगर एक्टिव सेंटेंस में मेक को हम यूज कर रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, मेक आपकी वर्ब आएगी। और क्योंकि अगर मेक एक्टिव है तो इसके बाद में आपका क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और इस ऑब्जेक्ट को हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब आने वाली है ये V1 आएगी, और इस V1 को करने वाला यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कह लीजिए, या फिर अगर शुद्ध भाषा में कहना है, जो प्योर मतलब शुद्ध नहीं, जो एग्जैक्ट शब्द होते हैं वो ये है कि वो इसके लिए डूअर का काम करेगा। यानी कि समझिएगा, इस वर्ब, अगर कोई वर्ब है, वर्ब का मतलब है क्रिया है, और क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। इसमें एक्शन होगा भाई, अगर एक्शन है तो उसको करने वाला भी कोई ना कोई रहा होगा, और एक्शन को अगर करने वाला है तो कौन है, तो इस V1 का जो एक्शन है वो करने वाला कौन होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक बात है। दूसरा आपका क्या एक्शन हो सकता है, दूसरा भी आपका एक्टिव ही होता है, दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए जो कि एक्टिव ही है। उसमें लेकिन क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग, यहां पे भी सब्जेक्ट वगैरह रहा होगा, उसको छोड़ते हैं अभी, क्योंकि सिर्फ हम मेक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या रहा होगा, मेक रहा होगा, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन आगे क्या आएगा, 2+V1 आएगा। वो कब आएगा, आप कहोगे सर कब V1 आएगा और कब 2+V1 आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो V1 है इसके लिए डूअर का काम यानी कि सब्जेक्ट का काम ये ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप कहोगे ये इसका डूअर नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉट डूअर है, ये आपका काम नहीं करता है। सामान्यतः इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई थिंग रहेगी, कोई वस्तु रहेगी, ठीक है, कोई थिंग या हम कहें वस्तु रहती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रक्चर होता है पैसिव। कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई, पैसिव।
अगर मेक पैसिव में आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है बी की कोई फॉर्म आई होगी और उसके बाद में मेक की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, मेड। ऑब्जेक्ट आगे नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रहा होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया होगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सिर्फ ये इन्फिनेटिव रह गया, और क्योंकि इन्फिनेटिव अकेला है तो उसको फुल इन्फिनेटिव लिखेंगे, यानी कि 2+V1 का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, 2+V1 का। भाई डूअर का मतलब होता है करने वाला। अरे बदतमीजो, अब तक डूअर नहीं समझ आया, पूरी वर्ब में ये पढ़ाते पढ़ाते निकल गया डूअर। जैसे हम कहते हैं ना, जो टीच करता है, टीच आपकी वर्ब है, जो टीच करता है इस टीच में ER लगा दिया तो टीचर बना। जो रीड करता है इस रीड में ER लगा दिया तो रीडर बना, यानी कि पढ़ने वाला। ऐसे ही जो डू यानी कि किसी काम को करता है, इसी डू में ER लगा दिया तो क्या बना, डूअर, यानी कि कुछ करने वाला। सीधी सी बात है। जो सिंग करता है यानी कि गाना गाने वाला, उसी सिंग में ER लगा दिया तो क्या बना, सिंगर, यानी कि गाना गाने वाला। जो डांसर, अगर हम डांस की बात करते हैं तो डांस में भी अगर ER कर दिया तो डांस करने वाला। तो सेम बात है वैसे ही, डू का मतलब है करना, और कोई करने वाला, क्या करने वाला, इस काम को, इस वर्ब में कोई तो एक्शन है, इस काम को करने वाला क्या कहलाएगा, डूअर कहलाएगा। अब दोबारा डाउट नहीं आना चाहिए कि डूअर क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे क्या आता है, 2+V1। तो अगर मेक वर्ब पैसिव में तो पूरा इन्फिनेटिव, अगर मेक एक्टिव में तो सिर्फ आधा इन्फिनेटिव, यानी कि V1 अकेली। अब आपका एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल होता है, नंबर 4 पे मैं उसको लिखूंगा। ठीक है, नंबर 4 पे मैं उसको भी लिख देता हूं। वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मेक वर्ब है प्लस में मेक के साथ में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर मेक के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, किसका काम करे, ऑब्जेक्ट, यानी मेक का भी ऑब्जेक्ट है और इस आगे आने वाली वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब या तो V3 में आती है या फिर यहां पे एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। दोबारा से सुनेंगे, अगर ये जो मेक वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ये भी आप पैसिव मान लेंगे, इसको भी पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मेक के बाद में जो ऑब्जेक्ट आया है, अगर ये ऑब्जेक्ट आगे आने वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां पे देखो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे मैंने लिखा आई मेड हिम। देखो एक तो ये स्ट्रक्चर, चलो दोबारा से लिख देता हूं इसको, यहां पे ना ऐसे लिख लेते हैं, डूअर ऑब्जेक्ट वाली बात हटाते हैं, इस चौथे स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं। एक चौथा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो क्या पॉसिबल है, मेक प्लस में ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। आपको बताया था ना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, मेक और इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में सामान्यतः आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। कॉम्प्लीमेंट में सामान्यतः आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आ जाओ, देखो एक बार मैंने सेंटेंस लिखा, सी मेड हिम क्राइंग, सी मेड हिम क्राइंग। जैसे ही आप देखोगे मेड के बाद में ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये हिम क्राई करेगा या सी क्राई करेगी, मैंने कहा अरे रुला दिया बेचारे को, तो रोया कौन, ये सी या फिर ये बेचारा यानी कि हिम, तो आप कहोगे रोएगा तो हिम। अगर रोने का काम हिम कर रहा है तो यहाँ पे 2+V1 आएगा या V1 आएगा, तो आप कहोगे सर अकेला V1 आएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी मेड हिम क्राई। सेकंड नंबर वाला अनिर्बन घोष आएगा आगे, एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, हनुमान भाई कराते हैं, कराते हैं कराते हैं कराते हैं। ठीक है, आ जाओ। द डॉक्टर मेड द पेशेंट टू स्टे इन बेड। स्टे इन बेड का मतलब है कि भाई किसी को बेड पे ही रहने देना, किसी को बेड पे रहने देना, यानी बीमार रहने देना।
तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को कहा कि भाई थोड़े दिन और बेड रेस्ट कराओ, रेस्ट करने के लिए। तो ये रेस्ट करेगा कौन, डॉक्टर रेस्ट करेगा या पेशेंट? तो ये स्टे कर इन बेड का काम करेगा पेशेंट। और अगर इस काम को जस्ट पहले वाला बंदा ही कर रहा है तो यहाँ पे हम फुल इन्फिनेटिव नहीं, आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। आगे देखेंगे, राधिका मेड हर सिस्टर टू डू हर वर्क। राधिका ने अपनी बहन से काम करवाया। किससे काम करवाया, बहन से। तो अल्टीमेटली ये डू हर वर्क काम किया किसने, राधिका ने काम किया या सिस्टर ने? तो आप कहोगे सिस्टर ने काम किया। सिस्टर ने काम किया है तो इसको करने वाला इसके इमीडिएट पहले है, तो टू आपका नहीं आएगा, टू आपका नहीं आएगा। आगे है, आई मेड एन एप्लीकेशन ज्वाइन द कंपनी। अच्छा एक बात बताइएगा, कंपनी ज्वाइन कौन करेगा? क्या ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है जो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो जो आप फॉर्म फिल करते हो क्या वो फॉर्म आपकी नौकरी ज्वाइन करता है या आप नौकरी ज्वाइन करते हो? तो आप कहोगे कि ये फॉर्म आपकी नौकरी ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि नॉट डूअर है। और अगर मेक के साथ में स्ट्रक्चर हो कि मेक आया, उसका ऑब्जेक्ट आया और ये नॉट डूअर है, तो यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव आता है, तो टू ज्वाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टू ज्वाइन। बनाएंगे, बताएंगे हनुमान भाई, बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बने तो क्या स्ट्रक्चर आएगा। रुक जाओ, थम जाओ, सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू ज्वाइन आएगा। जैसे राधिका मेड अ रिक्वेस्ट टू डू हर वर्क, राधिका ने रिक्वेस्ट करी। तो एक बात बताइएगा, ये रिक्वेस्ट काम करेगी या कोई और काम करेगा? तो आप कहोगे सर रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी, नॉट डूअर है। और अगर भाई नॉट डूअर है, इसका मतलब है कि ये आपका इन्फिनेटिव एकदम सही है। जब डूअर होता है तो इन्फिनेटिव नहीं आता है, जब नॉट डूअर होता है तो इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे टू ज्वाइन आएगा और यहाँ पे टू डू हर वर्क आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है बेटा, साजिया नहीं है, कोई कोई ब्लॉक नहीं है। आ जाओ अगला, राधिका मेक्स हर ब्रदर डू हर वर्क। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हर ब्रदर काम कर रहा है तो डू एकदम सही है। राधिका हैज मेड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अच्छा एक बात बताओ, राधिका ने उससे उसकी गलती रियलाइज करवाई। रियलाइज करने का काम कौन कर रहा है, राधिका कुछ रियलाइज कर रही है या ये पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है? तो आप कहोगे ये पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है। अगर ये पर्सन रियलाइज कर रहा है तो टू नहीं आएगा। ऐसे ही आगे, राधिका मेड द बॉय टू कैरी द बॉक्स। क्या ये बॉय बॉक्स को कैरी कर रहा है कि नहीं, हम यही तो कह रहे हैं। राधिका ने लड़के से बैग कैरी करवाया, या सी मेड द बॉय टू कैरी द बॉक्स। तो आप कहोगे सी मेड द बॉय टू कैरी द बॉक्स में ये बॉय कैरी करेगा बैग को। अगर बॉय कैरी करेगा तो टू आपका नहीं आएगा। यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, जो मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था वो ये बात थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोई पर्सन है, तो इसके बाद में सामान्यतः कोई पर्सन है तो इसके बाद में सामान्यतः V1 आएगा। और अगर कोई थिंग है, अगर कोई थिंग है तो ऐसे केस में 2+V1 आता है। तो कोई पर्सन होता है तो V1 आएगा, जैसे बॉय है तो V1 आया, लेकिन बैग है तो 2+V1 आया। अब देखो यहाँ पे B प्लस मेड है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। बी प्लस मेड आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और पैसिव स्ट्रक्चर है तो आपका पूरा इन्फिनेटिव यानी कि टू कैरी आता है। अब आपको एक स्ट्रक्चर और याद रखना है, अगर मेक के साथ में क्या आ जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए। या फिर मैं ये कह सकता हूं, एक बात बताओ, राधिका हैड टू साउट, राधिका को चीखना पड़ा। क्यों चीखना पड़ा, कि जिससे कि सामने वाला या कोई भी पर्सन है वो उसको सुन पाए। ये सुनने का काम राधिका कर रही है या राधिका को सुना जा रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है हियर वन का, और हियर वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया तो पैसिव में ऐसा होता है ना, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुरू में ही आ जाता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं पैसिव में, V3 लगाते हैं बी के साथ में। अब लेकिन यहाँ पे बी तो लगाएंगे नहीं क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो ऐसे केस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिख रखिए तो करेक्ट आंसर है। तो सिक्स्थ आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहां पे हमें V3 की जरूरत है, क्योंकि ये जो मेक का ऑब्जेक्ट है वो न सिर्फ मेक के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बल्कि में हियर वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगली आपकी वर्ब है हैव। पहले हैव देखेंगे फिर गेट देखेंगे। भाई हैव के साथ में सामान्यतः दो स्ट्रक्चर बनते हैं आपके। पहला स्ट्रक्चर
ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, हैव आएगा, हैव के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनता है, डूअर बनता है। क्या काम करता है, डूअर का काम करता है। किसके लिए, जो इसके सामने वर्ब आ रही है आगे, और वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा और हमेशा V1। यहाँ पे 2 + V1 लगाने की गलती मत करना, यहाँ से 2 काट देना। दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है जी पैसिव। कौन सा होगा, पैसिव। और अगर हैव के साथ में पैसिव स्ट्रक्चर आता है तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, हैव आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट इसमें भी आ रहा है। बस फर्क क्या है कि आगे जो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट जो है न सिर्फ हैव का ऑब्जेक्ट है बल्कि में इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब से पहले आ गया, इसका मतलब है कि पैसिव स्ट्रक्चर है। और अगर पैसिव स्ट्रक्चर है तो पैसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए V3 लगाते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, V3 आपका आ जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे एक बार। दे हैड एवरीवन टू फिल आउट। अच्छा, हमने कहा उन्होंने सबसे फॉर्म फिल आउट कराए। अब फिल आउट कौन कर रहा है, ये इन लोगों को फिल आउट किया जा रहा है। देखो, हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में आपकी वर्ब। अब इन लोगों को फिल आउट किया जाएगा या ये लोग फॉर्म को फिल आउट करेंगे। आप कहोगे सर फॉर्म को फिल आउट करेंगे। अगर फॉर्म को फिल आउट करेंगे तो 2 यहां पे नहीं आ सकता। आगे देखेंगे, सी हैड हर मदर प्रिपेयर्ड अ ड्रेस। देखो, पहली बात तो प्रिपेयर के साथ में ऑब्जेक्ट आ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो इसका मतलब है ये वर्ब पैसिव में नहीं हो सकती, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को इधर लिख देते हैं। तो प्रिपेयर के लिए हर मदर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो एक्टिव स्ट्रक्चर है, और अगर हैव के साथ एक्टिव स्ट्रक्चर आता है तो V1 आता है। तो प्रिपेयर आपका आएगा, ना कि प्रिपेयर्ड। ऐसे ही देखोगे, आई हैड माई कार वॉश्ड। अच्छा, एक बात बताइएगा, कार किसी को धोएगी या कार को धोया जाएगा, कार को धोया जाएगा। तो ये कार किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इसका भी और इसका दोनों का ऑब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे केस में हम कहते हैं पैसिव आएगा, यानी कि V3 आएगा। और V3 दे रखा है वो आपका सही हो गया। एंड आपका क्या हो गया, कंजंक्शन। हैड माई ब्रदर। अब माई ब्रदर आपका क्या है, यहां पे इस हैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और आगे टेकन लगा रखा है, इट आ गया आगे। टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इट। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब है ये हमेशा किस में रही होगी, एक्टिव में आएगी भाई, क्योंकि पैसिव होती तो इट आगे पहुंच गया होता। अगर इट आ रखा है तो एक्टिव है, और अगर एक्टिव है हैव प्लस ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टेक का यूज आपको करना पड़ेगा। इसका यूज होगा टेक का यूज। हैड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए हैड आ रहा है सब में। हैड इसलिए आ रहा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना, इसमें हैव इसलिए लिख दिया क्योंकि बेस फॉर्म हैव होती है। हैव हो सकता है हैड आए, हैव हो सकता है हैज आए, हो सकता है हैव आए। तीनों में से किसी भी फॉर्म में आता है जरूरत के हिसाब से। आपको इसके बेसिक यूसेज करा रखे हैं मैंने, तो आप वहां पे देख लेना। हैड क्यों लिख रहे हैं ये बात बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए हैड लिख रहे हैं। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए ये हैव की V2 है, ये हैव की V2 है, ये हैव की V2 है। यहाँ पे हैव आया है क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में जब कोई वर्ब आती है तो सिर्फ और सिर्फ V1 आ सकती है। ठीक है, सेंटेंस के शुरुआत में जो वर्ब आती है वो सिर्फ और सिर्फ V1 आ सकती है। तो हैव समवन टू क्लीन द फ्लोर। पहली बात तो देखो, क्लीन का ऑब्जेक्ट दे रखा है द फ्लोर, तो हम कह सकते हैं एक्टिव है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, एक बात बताइए, ये समवन क्लीन करेगा या इस समवन को क्लीन किया जाएगा। तो आप कहोगे समवन क्लीन करेगा, और करेगा तो इसका मतलब है बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि बिना टू वाला इन्फिनिटिव आएगा। ऐसे अगला, सी हैड अ फ्रेंड डिड हर वर्क। अब उसका दोस्त को किया जाएगा या दोस्त कुछ करेगा, तो आप कहोगे दोस्त करेगा, और अगर दोस्त करेगा तो डू आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, इसका ऑब्जेक्ट आगे दे रखा है, और जिस चीज का ऑब्जेक्ट गिवन है वो चीज किस में रही होगी, एक्टिव में। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर है तो हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में V1, एक्टिव स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, यहां पे हैव आपका मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर हैव होता तो उसके बाद में V3 आता हमेशा। नेक्स्ट, दे हैड हिज फोन रिपेयर। अब एक बात बताइएगा, फोन किसी चीज को रिपेयर करेगा या फोन को रिपेयर किया जाएगा, तो आप कहोगे ये फोन न सिर्फ हैड का ऑब्जेक्ट है
बल्कि में ये रिपेयर का भी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड आ गया तो पैसिव आता है, और पैसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा, रिपेयर्ड। नेक्स्ट, आई हैड माई हेयर कट। अब देखो, आपके बाल किसी को काटेंगे या बालों को काटा जाएगा, बालों को काटा जाएगा। काटा जाएगा मतलब पैसिव है, पैसिव है मतलब V3। अब ये कट जो है पैसिव में, मतलब V1 भी कट है, V2 भी कट है, और V3 भी आपकी कट ही रहती है। तो ये आपकी हैव हो गई भाई। आपकी तीसरी और अंतिम जो पॉजिटिव वर्ब है दैट इज गेट। गेट में और हैव में कोई फर्क नहीं है। अगर हम बात करते हैं गेट के पैसिव स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, पैसिव स्ट्रक्चर की, तो गेट का पैसिव भी सेम वही है जो हैव का है, यानी गेट आएगा, प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है नॉट डूअर है, ये डूअर का काम नहीं कर रहा है, या फिर मैं कहूं ये अगली आने वाली वर्ब का भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे V3 आएगा, जैसे हैव में आ रहा था सेम। दूसरी बात आती है कि अगर ये एक्टिव स्ट्रक्चर हो तो एक्टिव में, हैव में और गेट में थोड़ा सा फर्क है। क्या डिफरेंस है देखेंगे। अगर हैव होता था तो हम क्या लगा रहे थे, V1। हैव में हमने यही तो लगाया था, हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में V1। लेकिन गेट में क्या डिफरेंस आएगा, गेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टू प्लस में V1। ये आपका गेट के साथ, तो गेट के साथ 2 प्लस V1 आता है, हैव के साथ अकेला V1 आता है। तो इन दोनों को कंपेयर करके जरूर करेंगे, इन पर क्वेश्चन आता है डिफरेंस पे। एक बार देखेंगे एग्जांपल्स आपके। सी कैन नॉट गेट हर चाइल्ड टू, मतलब गो टू बेड। अब देखो भाई, एक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि गो वर्ब को पैसिव में तो यूज ही भी नहीं कर सकते, तो पैसिव स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा है, एक्टिव। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर है और गेट के साथ है तो क्या आता है गेट में, एक्टिव में टू गो आ जाएगा, 2 प्लस V1, तो टू गो हो जाएगा। ठीक है, टू गो आ जाएगा। आगे देखेंगे, आई मस्ट गेट माई कार टू वॉश। अब एक बात बताइएगा, कार आपकी किसी को धोएगी या कार को धोया जाएगा, तो आप कहोगे कि कार को धोया जाएगा, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। और अगर पैसिव स्ट्रक्चर है तो वॉश्ड आएगा, टू वॉश नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर टू कट। भाई बाल किसी को काटेंगे या बालों को काटा जाएगा, बालों को काटा जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर है तो V3 आ जाएगा, कट, टू कट की जगह पे। नेक्स्ट, आई गॉट हर डॉट, मतलब ही गॉट हिज डॉटर लिख लेना, क्योंकि हमने ही लिख रखा है। ही गॉट हिज डॉटर मैरी मोहन। अब आप पाओगे डॉटर मैरी करेगी या नहीं करेगी, तो आप कहोगे डॉटर मैरी करेगी। मैरी वर्ब तो एक्टिव में आती है, अगर एक्टिव में आती है, वैसे भी इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो एक्टिव रहा होगा। और गेट के साथ में एक्टिव का मतलब है 2 प्लस V1, तो टू मैरी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई हैव गॉट अ प्लम्बर फिक्स द लीक। अब देखो, फिक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है द लीक, इसका मतलब है एक्टिव है। दूसरा हम ये कह सकते हैं भाई प्लम्बर को फिक्स किया जाएगा या प्लम्बर लीक को फिक्स करेगा, तो प्लम्बर फिक्स करेगा, एक्टिव स्ट्रक्चर है, और गेट के साथ एक्टिव स्ट्रक्चर मतलब 2 प्लस V1। यहां पे देखो गेट आ रखा है। आगे, आई हैव गॉट द लीक। अब ये मत समझना सर हैव भी तो है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गेट आपकी मेन वर्ब। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और गेट आपकी मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब देखना है कि गेट है या हैव, हेल्पिंग वर्ब से फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, वर्ब चैप्टर में कलेक्टिव नाउन में क्यों पढ़ाऊंगा, शुभम गोयल। आप मुझे बस इतना बताओ, आप कह रहे हो कि आपने कहा था वर्ब चैप्टर में कलेक्टिव नाउन पढ़ाओगे, तो आप मुझे ये बताओ कि वर्ब चैप्टर में मैं कलेक्टिव नाउन क्यों पढ़ाऊंगा। क्या लगता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है कि वर्ब में नाउन पढ़ाओ, चलो पागल। ठीक है, अब अगला देखेंगे, आई गॉट द लीक। अब लीक किसी को फिक्स करेगी या लीक को फिक्स किया जाएगा, फिक्स करने का मतलब है सही करना किसी चीज को। लीक को फिक्स नहीं किया जाएगा, मतलब लीक किसी को फिक्स नहीं करेगी, इसको फिक्स किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो V3 आ जाएगा और फिक्स्ड आपको लिखना पड़ेगा। देखो भाई, ये आपकी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं कंप्लीट, पॉजिटिव वर्ब्स कंप्लीट है। अब आपको जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का। आप मुझसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं।
जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। इसमें 3 नंबर को रिपीट करना है। सिंपल। बाल किसी को काटेंगे या बालों को काटा जाएगा? आप कहोगे सर बालों को काटा जाएगा। बालों को काटा जाएगा इसका मतलब है पैसिव है। देखो, जब कोई चीज कुछ करती है तो एक्टिव, और जब उसके ऊपर कुछ एक्शन किया जाएगा तो पैसिव। और पैसिव का मतलब है V3। और कट वर्ब की V3 क्या होती है? कट ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। सिंपल। तो ये V3 आ गई। और बताओ, गेट में कोई डाउट? फिर अभी हैव के भी डाउट पूछूंगा, चिंता मत करो। गेट रिपीट कर दिया तीसरा, हैव वाले भी पूछूंगा दोबारा से। चलो, आ जाओ। हैव वर्ब वाले जो एग्जांपल्स थे, क्या इनमें किसी को कोई डाउट है? अगर है तो पूछो। 5 नंबर में डाउट है। सी हैड अ फ्रेंड। अब एक बात बताओ, उसका जो दोस्त है वो कुछ काम करेगा या दोस्त को कुछ कर दिया जाएगा? आप कहोगे हर वर्क दे रखा है, ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो वर्ब किस में कही जाती है? एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव है तो एक्टिव में हैव प्लस ऑब्जेक्ट का क्या स्ट्रक्चर बनता है? V1 आता है आगे। तो हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में V1 हो गया। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट, तीसरे में भी कुछ बच्चों को डाउट है इसमें। देखो भाई, 2 बार इसमें 2 क्लॉज आई हैं। देखो, एंड से 2 क्लॉज जोड़ी हैं। ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आप देखोगे यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? माई कार। माई कार कुछ करेगा? नहीं यार, माई कार क्यों करेगा? यहां पे भी आप ऐसे कह सकते हैं भाई, हैव और गेट के साथ में भी ये कह सकते हैं, ये जो पैसिव वाला है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामान्यतः कोई वस्तु रही होगी, क्योंकि वस्तु है तभी तो कोई काम नहीं कर रही। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामान्यतः कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई पर्सन रहा होगा, क्योंकि पर्सन है तभी तो कुछ करेगा। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरी कार कुछ कर रही है, मेरी कार खाना खा रही है, नहीं। या मेरी कार किसी को साफ कर रही है, कार को साफ किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि प्लम्बर को लीक ठीक कर रही है, नहीं, प्लम्बर लीक को ठीक करता है। इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन आएंगे और यहाँ पे आपकी थिंग आएंगे, सेम गेट में भी। ठीक है, सेम गेट में भी। तो अब आ जाओ एक बार देखो इसको। अब कार अगर आया है तो मतलब पैसिव रहा होगा, पैसिव रहा होगा तो V3 जो कि वॉस्ड है लगा दिया। आगे देखो, माई ब्रदर अगर आया है तो माई ब्रदर को कार लेके जा रही है या कार को मेरा भाई लेके जाएगा? भाई भाई आया है वो कार को ले जाएगा। वैसे भी इट आ गया तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो एक्टिव स्ट्रक्चर आएगा, और अगर एक्टिव स्ट्रक्चर आएगा तो टेक वर्ब यानी V1 आएगी हैव के साथ। हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में V1। ये था आपका पॉजिटिव। इस पे क्वेश्चन सीट आपको अलग से सीट मिलेगी सेपरेट, उसको कर लेना, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो जो आपका जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस टाइम पे बाकी के डाउट्स भी आपके खत्म हो जाएंगे। आ जाओ भाई, वर्ब का अगला पार्ट है आपका लिंकिंग वर्ब्स होती हैं भाई। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब होती क्या है ये जानिए। लिंकिंग वर्ब होती है दीज आर यूज्ड टू जॉइन अ कॉम्प्लीमेंट। अब ये मत पूछना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया हुआ शब्द जो है, जो नाउन या प्रोनाउन है, वो अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आप पाओगे कि लिंकिंग वर्ब बेसिकली काम क्या कर रही है? लिंकिंग वर्ब जोड़ने का काम कर रही है। किसको? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती कौन सी है भाई? बी हो गई, सीम हो गई। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर। एपियर और सीम हो गई, सीम का मतलब होता है लगना, दिखना। भाई देखो, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3-4 चीजें आ सकती हैं। मतलब या तो कोई नाउन आ सकता है, और जहां नाउन आ रहा है वहां पे प्रोनाउन भी आ ही सकता है। ठीक है, या फिर कोई आपका एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर आपका जनरली एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, लेकिन वो सबके साथ नहीं आता है। तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन भी बहुत लिमिटेड हैं, और ये सिर्फ 2 वर्ब के साथ आते हैं।
या तो बी के साथ आते हैं या फिर आपकी बिकम के साथ आते हैं। किसके? बी या बिकम के। अदरवाइज बाकी की जितनी वर्ब हैं आपकी वो सारी की सारी एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव लेती हैं। तो बी हो गया, बी का मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, ये सब स्टेट दिखा रही हैं। सीम हो गया, सीम का मतलब है लगना। मैंने कहा ही सीम्स वरिड, वो चिंतित लग रहा है। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है। ही सीम्स मतलब कोई भी आप क्वालिटी बता सकते हैं। चिंतित लग रहा है, दुखी लग रहा है, नर्वस लग रहा है, ठीक है, कोई भी बात कह सकते हैं। ऐसे भी जैसा सीम का मीनिंग होता है सेम वही मीनिंग एपियर का भी होता है। ही एपियर्स वरिड। ऐसे ही फील है आपका। फील का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा इट फील्स कोल्ड, मुझे ये ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है यहां पे, तो इट फील्स कोल्ड, ठंडा लग रहा है। ऐसे ही गेट, ही गॉट वरिड, ये गेट हो गया, ग्रो हो गया, बिकम हो गया, और आपका गो हो गया, कम हो गया, टर्न हो गया। ये आपकी चेंज ऑफ स्टेट को दिखाते हैं। गेट, ग्रो, बिकम, कम और गो और टर्न, ये स्टेट चेंज। जैसे हम कह सकते हैं ही इज गेटिंग ओल्डर, आज अभी ओल्ड है लेकिन और ओल्ड हो रहा है। ही इज ग्रोइंग ओल्डर, वो और बुढ़ा हो रहा है। जो बंदा आज जवान है और वो बुढ़ा हो रहा है तो हम कहेंगे ही इज गेटिंग ओल्डर। जो पहले से बुढ़ा है हम कहेंगे ही इज ग्रोइंग ओल्डर, और बड़ा होता जा रहा है। ग्रो जनरली हालांकि पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ओल्डर वाले में कम यूज करेंगे। ही इज ग्रोइंग यंगर, और जवान हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसे ही बिकम का मतलब होता है कुछ बनना, और बिकम के साथ में हम नाउन भी लगा सकते हैं। बाकी इनके साथ में नाउन नहीं आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते ही इज गेटिंग एन इंस्पेक्टर, नहीं। ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग मतलब इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आ सकता है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, गेट का मतलब कुछ बनना, बिकम का मतलब है कुछ बन जाना। बिकम के साथ एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकते हैं, लेकिन बाकी सबके साथ में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है। ऐसे ही आपका गो, गो के साथ में सामान्यतः नेगेटिव शब्द आते हैं। जैसे हमने कहा ही वेंट मैड, ही वेंट क्रेजी, जनरली नेगेटिव एडजेक्टिव्स। ही वेंट मैड का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि वह पागल हो गया, तो मैड एक एडजेक्टिव है, तो गो के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब है वो नेगेटिव क्वालिटी को दिखाता है। कम, कम का मतलब है हम कहते हैं ना कोई पर्सन ही केम गुड, यानी कि वो फाइनल, जब रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज हो, किसी चीज का फाइनल रिजल्ट दिखाना हो तो कम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हम कहते हैं स्टे काम, जिस स्टेज में कोई है अगर उसी स्टेज में रहता है तो हम स्टे वर्ब का यूज करते हैं। टर्न का मतलब होता है पूरे तरीके से बदल जाना। ही टर्न्ड क्रिमिनल, वो क्रिमिनल बन गया। ठीक है, आगे रिमेन, रिमेन का मतलब भी होता है स्टे वाला, एक ही कंडीशन में रहना। उसके अलावा कीप, जैसे मैंने लिखा कीप कूल, शांत रहो। कीप साइलेंस, कीप तो ये कीप भी आता है। लुक का मतलब मैंने कहा ही लुक ग्रेट, ही लुक्स ग्रेट, वो अच्छा लग रहा है। साउंड का मतलब मैंने कहा ही साउंड्स सैड, उदास लग रहा है। तो लुक का मतलब और साउंड का मतलब सेम होता है। स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल, जैसे मैंने कहा इट स्मेल्स स्वीट, अच्छी स्मेल आ रही है। ऐसे एक वर्ब आपकी हो सकती है टेस्ट, किसी चीज को जब टेस्ट करते हैं। तो ये आपकी सारी की सारी क्या है? लिंकिंग वर्ब। ध्यान देना भाई, लिंकिंग वर्ब को एक तो पैसिव में नहीं यूज करते हैं, और दूसरा लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन पे लिंकिंग वर्ब के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं सीधे सीधे इसी प्रकार से। भाई ध्यान देना, इज, एम, आर, कोई भी लिंकिंग वर्ब हो, अगर उसके बाद में कोई प्रोनाउन आएगा, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद में कोई भी प्रोनाउन आए, लिंकिंग वर्ब प्लस कोई प्रोनाउन, तो लिंकिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट है यहां पे, और सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो ये कौन से केस में आएगा? ये उसी केस में आएगा जिसमें सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जिसको आप लोग सब्जेक्टिव केस या फिर आप उसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। तो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाता है। जैसे देखेंगे रवि इज अ पुलिसमैन, ठीक है, क्योंकि इज के बाद में आपका नाउन आ सकता है। रवि और पुलिसमैन दोनों सेम है, तो इज आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। इट इज हर, भाई इज के बाद इज लिंकिंग वर्ब है,
इसके बाद में हर नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, और हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट वाला चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सी। पढ़ने में हर ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन सही सी होता है, इट इज सी। नेक्स्ट, इट इज मी, तो इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा भाई, इट इज आई, क्योंकि क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट वाला चाहिए, जो सब्जेक्ट होता है वही चाहिए। ऐसे ही द प्रॉब्लम अपियर्ड इम्पॉसिबली, भाई अपियर आपकी कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब नहीं। बताया था ना क्या क्या आ सकता है, या तो एडजेक्टिव या आपके नाउन प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव आ सकते हैं, और यहां पे हमने क्या लगा दिया है, इम्पॉसिबली, तो इम्पॉसिबली नहीं आएगा, इम्पॉसिबल आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैन लुक्ड एंग्री। अब देखो भाई ध्यान रखना, अगर लुक के साथ में एट आपकी आ रखी है तो ऐसे केस में ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, इट इज नॉट अ लिंकिंग वर्ब, नॉट लिंकिंग, ठीक है। अगर क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है इसीलिए इस वाले केस में इसके साथ में एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं, तो एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा अगर एट आ रखा है। तो यहाँ पे एंग्री तो एडजेक्टिव है, तो एंग्री नहीं आएगा, हमें लिखना पड़ेगा एंग्रीली। क्या लिखना पड़ता है, एंग्रीली, एडवर्ब चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लिखें, द मैन लुक्ड एंग्रीली, अब यहां तो एट नहीं आया है, अगर एट नहीं आया है नॉर्मली ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और अगर भाई ये लिंकिंग है इसका मतलब है यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता है तो हमें एंग्री लिखना पड़ेगा, एंग्रीली नहीं। ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ही इज गेटिंग ओल्डर, भाई एकदम सही कह सकते हैं, ये सही है, गेट वर्ब हो गई और ग्रो वर्ब हो गई, इसके साथ में सामान्यतः आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। एडजेक्टिव्स में सीखते हैं कंपैरेटिव क्या होता है, द स्काई ग्रू डार्कली, डार्कली तो एडवर्ब हो गया, और ग्रो आपकी कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो डार्क लिखना पड़ेगा, डार्कली नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ही हैज बिकम ऑनेस्टली, तो ही हैज बिकम ऑनेस्टली नहीं हो सकता, ही हैज बिकम ऑनेस्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ही हैज बिकम ऑनेस्ट, क्योंकि बिकम आपका क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही द रोज स्मेल्स नाइसली, भाई स्मेल, रोज की स्मेल की बात करी जा रही है तो स्मेल आपकी लिंकिंग वर्ब है, तो नाइस आएगा। द मैंगो टेस्टेड स्वीटली, तो द मैंगो की बात की जा रही है, मैंगो का टेस्ट कैसा था, तो स्वीट था, लिंकिंग वर्ब है टेस्ट भी आपकी, इसीलिए क्या आ जाएगा, स्वीट आ जाएगा। तो एलवाई वाले एडवर्ब्स आपके नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आई टेस्टेड मैंगो, तो क्या ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं, क्योंकि अगर ये लिंकिंग होती तो आई और मैंगो सेम हो जाते, लेकिन आई और मैंगो सेम नहीं है। सेंटेंस सही है लेकिन यहाँ पे द मैंगो और स्वीट सेम है। मैं कह सकता हूं मैंगो बराबर स्वीट, मैंगो बराबर स्वीट, मैंगो कैसे थे, तो आप कहोगे स्वीट थे, ठीक बात है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं आई बराबर मैंगो, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कह सकते हो जी, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लास्ट वाले में ये लिंकिंग नहीं है। यहाँ पे देखो रोज और नाइस कह सकते हैं, गुलाब कैसे थे, नाइस थे, तो रोज स्मेल्स नाइस। आगे ही हैज बिकम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और ही सेम थे, अलग थे, तो आप कहोगे ही बराबर ऑनेस्ट, दोनों सेम है। अगर सेम है तो हम कहेंगे क्या, लिंकिंग है। स्काई कैसी थी, अंधेरे में छा गई, डार्क थी, अगर डार्क थी तो स्काई बराबर डार्क कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अगर कहेंगे तो इसका मतलब है ग्रो आपकी कैसी वर्ब है, लिंकिंग। ही इज गेटिंग ओल्डर, ओल्ड कौन हो रहा है, ही, तो ही और ओल्ड सेम है, यानी कि यहां पे भी हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है भाई। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टली एडवर्ब होता है, ऑनेस्टी नाउन होता है, ऑनेस्टी नाउन, ऑनेस्टली एडवर्ब, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे। स्वीट आपका एडजेक्टिव होता है, शुभम दफादार, शुभम, स्वीट आपका एडजेक्टिव होता है और स्वीटली आपका एडवर्ब होता है। नाइस आपका एडजेक्टिव होता है, नाइसली आपका एडवर्ब होता है। तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब नहीं लगा सकते। शुभम, ये आपका हो जाता है भाई लिंकिंग वर्ब कंप्लीट। अब कुछ और थोड़ा सा पार्ट और है वर्ब का, इसको भी देख लेते हैं भाई। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब होती हैं आपकी, मेन वर्ब का यही पार्ट बचता है, ज्यादा कुछ नहीं है मेन वर्ब में, काफी पढ़ा दिया। वी शैल टेक अ न्यू बैग फॉर यू फ्रॉम द मार्केट। देखो भाई दो वर्ब आपकी आती हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वो आसान चीज थी यहाँ पे। भाई एक वर्ब आपकी होती है क्या, टेक,
और एक वर्ब आपकी क्या होती है, ब्रिंग। टेक का मतलब होता है ले जाना, क्या होता है, ले जाना। और ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। टेक के साथ में सामान्यतः आपकी प्रेपोजिशन टू आती है और ब्रिंग के साथ में सामान्यतः आपकी प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है, या फिर कई बार फॉर भी आ जाती है। ठीक है। टेक की अगर हम सेकंड फॉर्म देखें तो होती है टुक, और थर्ड फॉर्म देखें तो क्या होती है, टेकन। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की दोनों क्या होती हैं, ब्रॉट। आ जाओ, अब एक बार सेंस देखना सेंटेंस का। वी शैल टेक अ न्यू बैग फॉर यू फ्रॉम द मार्केट ऑन संडे। भाई एक बात बताओ, मार्केट से आप बैग लेके जाओगे या बैग को मार्केट लेके आओगे? मार्केट से बैग लेके जाओगे या बैग को मार्केट लेके आओगे? आप कहोगे कि भाई यहां लाने की बात, मतलब यहां पे ले जाने की बात नहीं है, यहां पे लाने की बात है। दोबारा से फिर कह रहा हूं, ध्यान दो। ब्रिंग का मतलब होता है कुछ लाना और टेक का मतलब होता है ले जाना। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम, लाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि नया बैग लाएंगे मार्केट से, तो लाने की बात है, तो फिर टेक का नहीं ब्रिंग का यूज करना पड़ेगा। सो वी सेल ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर यू। बाकी मैंने आपको बताया था फ्रॉम अगर आ रखा है आगे तो ब्रिंग आएगा। ऐसे ही आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई विल ब्रिंग यू टू द मार्केट, मैं आपको मार्केट क्या करूंगा, लेके आऊंगा। लेके आने का सेंस है, इसका मतलब है कि यहां पे ब्रिंग नहीं टेक आएगा। बाकी आगे टू आ रखा है, टू से भी आप कह सकते हैं कि टेक की वजह से, मतलब टू की वजह से यहां पे टेक आ जाएगा। बेटा राहुल पॉजिटिव में गेट वाला करा दिया है मैंने, ठीक है, गेट वाला नहीं करा है पॉजिटिव में आपने। थोड़ा आंख खोल के देखोगे तो दिख जाएगा गेट वाला। आगे, आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ही वुड गो टू मीट मी एवरी डे। दोबारा से देखेंगे भाई, गो का मतलब होता है कहीं जाना, ठीक है। गो का मतलब क्या होता है, कहीं पे जाना। और एक आपकी दूसरी वर्ब होती है कम। कम का मतलब क्या होता है, आना। कम का मीनिंग आना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सेम होती है दोनों, फर्स्ट भी और थर्ड भी। ठीक है। आ जाओ एक बार, मैंने कहा व्हेन आई वॉज एडमिटेड, अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं लोगों से मिलने जाऊंगा या लोग मुझसे मिलने आएंगे? मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो लोग मुझसे मिलने आएंगे या मैं लोगों से मिलने जाऊंगा? तो आप कहोगे सर आएंगे, और आने का सेंस है तो गो का नहीं कम का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम का यूज करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज एडमिटेड, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो मेरे पास आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा? अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो मेरे पास चल के आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा? तो आप कहोगे कि सर वो क्यों आएगा, आप जाओगे, और जाने का सेंस है तो गो का यूज करेंगे, कम का नहीं। नेक्स्ट, ऑल दी गेस्ट्स हैव हैंग्ड देयर कोट्स ऑन दी पैग्स। पैग्स का मतलब होता है जो कील होती है ना दीवार में लगी, खूंटी जिसको बोलते हैं वो, नियर द डोर। देखो आपकी एक वर्ब होती है, ध्यान देंगे, इस पीछे वाले पेज में लिख सकता हूं। देखो एक वर्ब होती है आपकी हैंग, HANG, जिसके दो मीनिंग होते हैं। हैंग के कितने मीनिंग होते हैं, दो। एक होता है भाई लटकाना, कुछ लटकाया, और एक होता है आपका
फांसी चढ़ना, फांसी लगाना। यहाँ पे लटकाना या लटकना दोनों चल जाते हैं, दो मीनिंग होते हैं। जब भाई इसका मतलब होता है लटकना या लटकाना, या फिर मैं कहूं टांगना, बेसिकली लटकना लटकाना तो ठीक है, बाकी और अगर मैं शुद्ध हिंदी में लिखूं तो कुछ टांगना, ऐसे केस में इसकी थर्ड फॉर्म होती है हंग। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या हो जाती हैं, हंग। और जब इसका मतलब होता है फांसी लगाना तो इसकी फर्स्ट फॉर्म मतलब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है हैंग्ड। फर्स्ट फॉर्म दोनों में सेम है, फर्स्ट फॉर्म दोनों में सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड आपकी बदल जाती है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑल दी गेस्ट्स हैव हैंग्ड देयर कोट्स। अब वो कोट्स को फांसी लगाएंगे, कोट पहनने वाला कपड़ा जो होता है कोट, कोट को फांसी लगाई जाएगी या टांगा जाता है? बेटा वुड के बाद में गो आता है फर्स्ट फॉर्म, वुड एक मॉडल है, किसी भी मॉडल के बाद में वी1 आती है, इसीलिए यहां पे गो लिखा है हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोट को फांसी लगा दोगे या सिर्फ लटकाओगे, टांगोगे? तो आप कहोगे टांगने की बात है, और अगर टांगने की बात है तो यहां पे हंग का यूज करेंगे, हैंग्ड का नहीं। क्या लिखेंगे भाई? हंग लिखेंगे, हैंग्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। मोहित भाई गो ठीक है उसमें, आ जाओ भाई। अब दो सेंटेंस ऊपर वाले इनमें देखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी। देखो, द बॉय डैश इज हैड इन सेम। सेम का मतलब होता है शर्म, शर्म से उसने अपना जो हेड था सर लटका लिया, लटका लिया मतलब नीचे झुका लिया, नीचे ही तो झुकाया, लटका लिया ना, फांसी तो नहीं दी ना सर को। ये थोड़ी ना कहते हैं उसने अपने सर को फांसी दे दी, हेड को फांसी देते हैं क्या? नहीं। यानी कि लड़के ने शर्म से सर लटका लिया, लटकाने का सेंस है तो क्या आ जाएगा आपका? हंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। और द बॉय डैश हिमसेल्फ, खुद को लटका लिया मतलब फांसी दे दी, और फांसी देने का सेंस है तो आपका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि हैंग्ड। तो फांसी देने के लिए हैंग्ड और सिर्फ लटकाने के लिए हंग। नेक्स्ट, द मैन वॉज सेंटेंस्ड टू बी। सेंटेंस्ड का मतलब है सजा सुनाना, सजा सुनाना। अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो किसकी? किसको खूंटी पे टांग दो? नहीं ना, किसी को सजा सुनाई जाती है फांसी पर लटकाने की। अगर फांसी की बात है तो हंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हैंग्ड। नेक्स्ट, वी कुड फाउंड नो एरर। अब देखो दो वर्ब आपकी होती हैं, एक वर्ब आपकी होती है फाइंड, जिसका मतलब होता है कुछ खोजना, और इसकी V2 और V3 क्या होती है? फाउंड। एक दूसरी वर्ब भी है जिसको हम अपने आप में फाउंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाउंड। इसका मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, स्थापना करना, और इसकी V2 और V3 क्या होती है? फाउंडेड। क्या होती है? फाउंडेड। अब देखो, ही कुड फाउंड, देखो कुड है तो इसके आगे क्या आया होगा? V1। नो एरर इन द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस में आप क्या करते हो? एरर की स्थापना करते हो या एरर खोजते हो? आप कहोगे एरर खोजा जाता है, एरर की खोज की जाती है, एरर को ढूंढते हैं। और ढूंढने की बात है, ढूंढने के लिए V1 कौन सी है? तो ढूंढने के लिए V1 है आपकी फाइंड। तो यहां पे फाइंड आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? फाइंड। तो वी कुड फाइंड नो एरर। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन को आप ढूंढते हो या फिर स्थापना करते हो? ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है और पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी की स्थापना नहीं की है, किसी और ने ऑर्गेनाइजेशन की है, यानी कि पैसिव है। पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, स्थापना के सेंस में थर्ड फॉर्म क्या है? फाउंडेड। तो यहां पर फाउंडेड लिखना पड़ेगा, ना कि फाउंड। नेक्स्ट, पांचवा सेंटेंस देखेंगे। somebody हैज रॉब्ड हिम। दो वर्ब होती हैं भाई, एक होती है रॉब और एक होती है स्टील।
हम स्टील समथिंग, STH लिख रहा हूं शॉर्ट में, STH, स्टील समथिंग, कुछ चुराते हैं। भाई हम लूटते किसको हैं? हम इंसानों को लूटते हैं। रॉब का मतलब लूटना, स्टील का मतलब चुराना, स्टील का मीनिंग चुराना, और रॉब का मतलब लूटना। लूटा जाता है किसको? इंसानों को। और चुराई जाती हैं क्या? वस्तुएं। इसीलिए स्टील के बाद में क्या आता है? किसी थिंग का नाम यानी समथिंग। और लूटा जाता है लोगों का, इसीलिए रॉब के बाद में आता है समबडी, कोई पर्सन। और इसके बाद में एक ऑफ प्रेपोजिशन भी आ सकती है, जिसके बाद में STH यानी कि समथिंग लिख सकते हैं। तो रॉब के साथ में ये स्ट्रक्चर बनता है, रॉब समबडी, ऑफ समथिंग, स्टील समथिंग, फ्रॉम समबडी। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? फ्रॉम समबडी, ये वाला स्ट्रक्चर। देखो, somebody has robbed all his money नहीं लिख सकते। all his money अगर आया है तो rob नहीं आ सकता, तो all his money आया तो क्या लिखेंगे? stolen। तो somebody has stolen। या फिर आप देखोगे somebody robbed, फिर आगे क्या लिख दिया? him और of। तो ये वाला भी या तो A सही है या C सही है, दोनों सही है आपके, A एंड C। नेक्स्ट, अब आपकी दो वर्ब होती है भाई। एक होती है क्या? SAW, और एक आपकी क्या होती है? SOW। एक आपकी और वर्ब होती है भाई, सी। सी का मतलब देखना। अगर सी की ही बात कर रहे हैं तो एक सी और होता है आपका समुंदर, और एक सी और होता है आपका ये भी सी। ये एक प्रोनाउन है, लड़की के लिए आता है। इस सी का मतलब है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। इस सी का मतलब है देखना। अब आप कहोगे ये बीच में कहां से आया? तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। लेकिन सॉ अपने आप में भी एक वर्ब है, सॉ अपने आप में भी एक वर्ब है। अच्छा, अभी बॉर्न वाले चल रहे हैं, रुक जाओ, चलो पहले इसको समझा देता हूं, या पहले बॉर्न वाले समझा देता हूं। मैंने गलत स्लाइड समझ ली, ठीक है, इसको भी समझा दूंगा, उसको भी, ठीक है। ठीक है, सौ आ गया और ये आ गया सौ। अब ध्यान देना भाई, एक आपका क्या होता है? सौ होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। एक ये सौ होता है, और ये वाला जो लिखा हुआ है द फार्मर्स हैव सोन। ठीक है, देखो एक बार, एक ये सौ होता है और एक ये सौ होता है। इस वाले सौ का मतलब होता है काटना। क्या होता है भाई? काटना, फसल काटना। और इस वाले SOW वाले सौ का मतलब होता है बोना, जैसे फसल हम बोते हैं। ठीक है, ये वाला 100 क्या था? ये V2 था अपने आप में, और ये दोनों अपने आप में क्या है? V1 है। अगर इसके V2 और V3 की बात की जाए ऊपर वाले की, तो होता है सोन, SAWN। और इस वाले का होता है SOWED, सोड। दोबारा से देखो, सी एक प्रोनाउन होता है, लड़की के लिए आता है। सी समुद्र को बोलते हैं, SEA। SEE का मतलब होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सौ, और आपकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। एक सौ का मतलब होता है काटना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है दोनों सॉन। और एक सो होता है SOW, जिसका मतलब होता है बोना, जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है सोड। अब एक बार इस पर क्वेश्चन देख लो, वो वाले क्वेश्चन दोबारा कराता हूं। यहां पे देखेंगे, द फार्मर्स हैव सोन द सीड्स। फार्मर, अब एक बात बताओ आप, सीड्स का मतलब होता है बीज, सीड्स का मतलब बीज। आप बीज बोते हो या काटते हो? फार्मर बीज बोते हैं या काटते हैं? तो आप कहोगे सर बीज तो बोया जाता है। बोने के लिए जो वर्ब है आपकी वो है SOW, और हैव के बाद लगाना है तो थर्ड फॉर्म आएगी, इसीलिए क्या आ जाएगा? सोड। क्या आ जाएगा? सोड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। बाकी एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी यहां पे, एक आपकी वर्ब होती है क्या भाई? चलो वो यहीं पे समझा देता हूं, पिछले स्लाइड में लिखा ही हुआ है। देखो, एक वर्ब होती है बियर। क्या होती है? बियर। बियर के ये मीनिंग होते हैं, एक होता है कैरी करना,
कैरी का मतलब कुछ लेना, ले जाना या रखना। एक होता है टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है कुछ सहन करना। और एक होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है कुछ मतलब देना, लाइक देना नहीं, जैसे कोई पौधा है वो फल प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन करना बेसिकली हिंदी बोले तो उत्पादन, ठीक है। और इस बियर की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, मतलब जो सेकंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म होती है V3, वो ये होती है। हालांकि इस बियर की एक V3 और होती है, जो क्या होती है, बॉर्न, ये भी V3 है। और इस बॉर्न का सिर्फ एक ही मीनिंग है, वो क्या है, जन्म लेना। हिंदी में शुद्ध में बोलो तो जन्म लेना। तो जन्म लेने के लिए ये वाला बॉर्न, बाकी के सारे सेंस के लिए ये वाला बॉर्न, ठीक है। तो अगर जन्म लेने की बात है, अगर जन्म लेने की बात है तो कौन सा वाला बॉर्न आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है बिना ई वाला। और अगर बात किसकी है, अगर बात किसकी है भाई, सहन करने की, या फिर कुछ ले जाने की, कैरी करने की, या फिर आपका प्रोड्यूस करने की, तो ऐसे केस में आपका कौन सा वाला आएगा, BORNE वाला आएगा, ठीक है। और अगर इसकी देखो मैंने कहा ये V3 है, अगर इसकी V2 की बात करें तो वो होता है बोर, BORE। ये आपकी क्या हो गई, V2 हो गई। अब देखेंगे ऊपर, दिस ट्री हैजंट बॉर्न एनी फ्रूट इन द लास्ट 20 ईयर्स। अब आप कहोगे यहां पे कौन सा सेंस है, प्रोड्यूस करने का। इस पेड़ ने कोई उत्पादन नहीं किया है, किसी फल का उत्पादन नहीं हुआ है। उत्पादन का सेंस है तो बॉर्न ये वाला आएगा, ई वाला। ऐसे ही दिस डिजीज इज डैश बाय मॉस्किटोज, ये डिजीज किसके द्वारा कैरी की जा रही है, किसके द्वारा फैलाई जा रही है, तो आप कहोगे मॉस्किटोज। कैरी का सेंस है, कैरी के सेंस में कौन सा वाला आएगा, ये वाला। तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे, बॉर्न, BORNE। ऐसे ऊपर वाला, वी हैव डैश अ ह्यूज लॉस रिसेंटली। आपने लॉस लिया है तो आपने क्या किया है, सहन किया है, आपने बहुत सारा घाटा सहन किया है। अगर घाटा झेला है, झेलने की बात हो रही है, सहन करने की, तो फिर अगेन कौन सा वाला बॉर्न आएगा, BORN। लेकिन सी वॉज बॉर्न इन टू द रिच फैमिली, तो गरीब परिवार में क्या हुआ है, उसका कैरी की है, सहन किया है, प्रोड्यूस किया है, तो आप कहोगे गरीब परिवार में जन्म हुआ है। और जन्म हुआ है तो BORN आएगा, BORNE नहीं आएगा। सिंपल, BORN आ जाएगा। बाकी सब में ई वाला आएगा। सिर्फ एक ही सेंस है जिसमें जन्म लेने वाला, जिसमें BORNE नहीं आता है, नॉर्मल आता है। आगे देखेंगे भाई, भाई ध्यान देना, ओवरफ्लो का मतलब होता है कोई चीज ऊपर से निकल जाना। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो ओवरफ्लोन नहीं होती है, ओवरफ्लोड होती है। क्या होती है, ओवरफ्लोड। इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत, सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। डिक्टो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिखा आएगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो, तो इसकी ओवरफ्लो की आपकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, आपकी ओवरफ्लोड। नेक्स्ट देखेंगे, इफ आई फेल दिस ईयर आई शैल गिव द एग्जाम। देखो भाई, अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है, स्टूडेंट के लिए हम गिव नहीं टेक एग्जाम लगाते हैं। स्टूडेंट के लिए टेक एग्जाम होता है, और टीचर के लिए क्या होता है, अगर टीचर एग्जाम ले रहा है तो इसका मतलब है वो हम कहते हैं गिव एग्जाम। देखने में उल्टा लगता है लेकिन सही यूज यही है। तो स्टूडेंट आई सेल डैश, अगर फेल हुआ तो इसका मतलब अगले साल फिर से पेपर दूंगा, और पेपर देने के लिए टेक का यूज करते हैं, गिव का नहीं। आई सेल टेक द एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, आई थिंक यू शुड स्टिक टू इट एज इट इज अ मैनी टाइम प्रैक्टिस्ड। दो नाउन होते हैं आपके, दो वर्ब होते हैं। एक है आपका प्रैक्टिस, TISE, और एक होता है आपका एडवाइज, ADVISE। ये दोनों के दोनों आपके वर्ब हैं। प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करना, एडवाइस का मतलब है सलाह देना। इनके लिए जो नाउन होते हैं ना भाई, इनके लिए अगर हम बात करें तो PRACTICE और ADVICE, ये दोनों आपके नाउन होते हैं। तो वर्ब में SE आ रहा है और नाउन में CE आ रहा है। अब एक बात बताइएगा, यहां पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है एडजेक्टिव फॉर्म में। अगर थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा है तो CE वाला आएगा या S वाला,
आप कहोगे थर्ड फॉर्म तो वर्ब से ही बनेगी, वर्ब से बनेगी तो एस वाला आएगा। दो चीजें आपकी और आती हैं आपके एग्जाम में जो अक्सर करके पूछ ली जाती हैं। एक आपका क्या होता है अफेक्ट, जो कि क्या है एक वर्ब। इसी से जुड़ा जुड़ा एक आता है इफेक्ट, जो कि क्या है एक नाउन। हालांकि इफेक्ट आपका क्या हो सकता है एक वर्ब। जब अफेक्ट आपका वर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है किसी को प्रभावित करना, प्रभावित करना। किसी को प्रभावित करने के लिए हम अफेक्ट लगाते हैं। और किसी चीज के जब हम प्रभावों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं। जब इफेक्ट वर्ब होती है इसका मतलब होता है कुछ बदलाव लाना, बदलाव लाना, ठीक है, यानी कि ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट या फिर आपका कॉज टू हैपन, ये मीनिंग बनता है। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है अफेक्टेड, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है इफेक्टेड। आ जाओ यहां पे देखोगे द अफेक्ट ऑफ, भाई अफेक्ट तो नाउन ही नहीं है, आर्टिकल द आया है तो नाउन आया होगा, नाउन आया है तो द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ हर एक्शंस विल श्योरली, विल के बाद में क्या चाहिए वर्ब चाहिए, और अगर वर्ब चाहिए तो इफेक्ट नहीं क्या आएगा अफेक्ट, क्योंकि यहां पे हम कह रहे हैं कि प्रभावित किया जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा अफेक्ट। भाई दिस इज ऑल इन दी वर्ब चैप्टर। मेन वर्ब का पूरा पार्ट आपका हो जाता है आज कंप्लीट। फाइनली कल एक बार मेन वर्ब की प्रैक्टिस रख लेते हैं, परसों से फिर आपके मॉडल्स स्टार्ट करेंगे। मेन वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में, बाकी परसों से करेंगे भाई बहुत सारे मॉडल्स, ठीक है। सो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कल डाउट क्लास भी इसी की लेंगे, आज डाउट्स नहीं ले पाएंगे ऑलरेडी लेट है, तो कल इसकी डाउट क्लास रखेंगे। शुरुआत में 15 मिनट डाउट लेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।